हाय एवरीवन, अंशुल दिस साइड फ्रॉम आर के ओवरसीज एजुकेशन। और आज मैं हारिस के साथ में हूँ जिनका अभी कल ही मेरे ख्याल से इनका पासपोर्ट जो है वो जर्मन एम्बेसी से अप्रूव होकर आया हुआ है और इनके पास में स्टैम्प पासपोर्ट है अभी। तो हारिस से हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में कि इनका जो बैचलर्स का प्रोफाइल था उसके बिहाफ में इनको कहाँ से एडमिशन मिला, प्लस ये क्यों आर के पास में आए, कैसे आए, और फिर आर के से इनको किस तरीके से हेल्प मिली है पूरे पूरे एडमिशन प्लस वीज़ा असिस्टेंस में। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको थैंक यू हारिस, सर। आपका मेरे ख्याल से वीज़ा में आज ही ये मिला है हाँ, आपको। आज ही मिला आज है ही मिला है मुझे। उनको। तो एक बार मैं हारिस को बोलूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे दें छोटा सा, उसके बाद फिर हम लोग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आगे। हारिस, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो आप। हेलो, मैं माय नेम इज़ मोहम्मद हारिस इकबाल। मैंने अपना बीटेक मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग से। और मैंने 2021 में अपना बीटेक कंप्लीट किया है। उसके बाद से मैं जो है जर्मनी में अपने फर्दर एजुकेशन मास्टर्स के लिए ट्राई कर रहा हूँ। हारिस, एक मेरे को जैसे सब लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग आर के पास अगर आए तो क्या रीज़न था, किसी के रेफरेंस के थ्रू आए हो, किसी दोस्त ने रिकमेंड किया था आपको, या आप ऑनलाइन जो हमारे बारे में जानते हुए आए थे। मैंने यूट्यूब पे आर केयर के बारे में रिसर्च किया था। मैम की वीडियोस देखी थी। उन वीडियोस में मैम ने काफ़ी स्टूडेंट की मदद की थी, तो उससे मुझे लगा कि मैं इनके पास जाऊं और अपना बताऊं कि मुझे ऐसी सिचुएशन है और मुझे हेल्प कर सके। चलिए, तो हारिस भी दिल्ली में ही रहते हैं आप? जी, दिल्ली और में रहता हूँ। इन्होंने जैसे वीडियो वगैरह देखा हमारा, जिसमें हमने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं जो हम जर्मनी में जो भी स्टूडेंट्स का पब्लिक इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हैं उनके इंटरव्यूज़ लेके डालते हैं। तो हारिस भी हमारे पास जब आए थे तो इनके भी कई सारे सवाल वगैरह थे कि क्या मेरे को पब्लिक इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। जो इनका कोर्स था बैचलर्स में वो भी मैकाट्रॉनिक्स का था, तो मैकाट्रॉनिक्स के बाद कौन कौन सी ब्रांचेज में ये जा सकते हैं, प्लस इनका कुछ स्पेसिफिक फील्ड भी था कि इनको एक पर्टिकुलर फील्ड की तरफ ही जाना था। तो उसमें हमने इनको जितना गाइडेंस हो सकता था सारे सिस्टम्स वगैरह समझाने के बाद में फिर हमने प्रोसेस स्टार्ट किया। तो पूरे प्रोसेस में हारिस कहीं पे भी आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम आई कि काउंसलिंग में लगा हो, या मान लो एप्लीकेशन के टाइम पे या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में कहीं पे भी कोई भी तरीके का इशू आया आपको? नहीं, प्रोसेस एकदम स्मूथ था और ट्रांसपेरेंट था। जो भी चीज़ जब हो रही थी मुझे बताया जा रहा था कि तब ये चीज़ डाली जा रही है या यहाँ यूनिवर्सिटी में आपका एप्लीकेशन भेजा जा रहा है। अगर वहाँ से कुछ जवाब आता तो फिर मुझे फर्दर कनेक्ट किया जाता है इनके साथ। ठीक है। तो देखिए, ये प्रोसेस सबके साथ में सेम ही रखते हैं हम लोग कि जब भी हम इंस्टीज वगैरह फाइनलाइज कर लेते हैं उसमें जो भी उसकी एप्लीकेशन कॉस्ट वगैरह होती है वो एज इट इज़ ही इनको सबको बता दिया जाता है कि भाई ये कॉस्ट लग रहा है। और वही फिर या तो स्टूडेंट पे कर सकता है उसको, या आप हमें करते हैं तो हम उसको आगे फॉरवर्ड पे करते हैं। दूसरा है, कोई भी एक्नॉलेजमेंट वगैरह इंडस्ट्री से आता है वो साथ के साथ में बच्चों को भी इन्फॉर्म करके रखते हैं हम लोग कि ये अपडेट आ रखी है, जिससे कि कोशिश करते हैं कि पूरा पूरा प्रोसेस हमेशा ही एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चलता रहे। अब दूसरा, जैसे कई ये सवाल आते हैं कि भाई अभी इनका एडमिशन हुआ है समर सेमेस्टर के इनटेक में 23 में। तो अब जो प्रोसेस के हिसाब से अभी वीज़ा में जो नई रिक्वायरमेंट्स आई थी एपीएस सर्टिफिकेशन की, है ना। तो कई सारे बच्चे इसमें भी परेशान हुए हैं कि उनके एडमिशन लेटर्स वगैरह आ गए, बट एपीएस में काफ़ी टाइम लग रहा था तो वो लोग समर में नहीं भी जा पा रहे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। तो आप जब मान लीजिए एडमिशन वगैरह हमने प्रोसेस में चल ही रहा था, तो एपीएस के लिए आपको हमारी तरफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी, या कैसे वो इतना टाइम लिया गया कि आपका वीज़ा भी आ गया, उसके बारे में प्लीज़ एक बार बताओ। कि जैसे कि जानते हैं कि समर सेमेस्टर से अब एपीएस सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो गया था जर्मनी में वीज़ा इशू करवाने के लिए। तो जिसके वजह से आर केयर ने जब मेरा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था तो उसी टाइम मुझे इन्फॉर्म किया कि आपको एपीएस सर्टिफिकेट चाहिए। तो इन्होंने ही मेरा सारा एपीएस पे रजिस्ट्रेशन किया, फिर मैंने उनका पेमेंट कर दिया और जाके एपीएस में फ़ाइल सबमिट करवा दी और विद इन 1 मंथ मेरा एपीएस सर्टिफिकेट आ गया। चलिए, तो अब जैसे इसमें एक सबके पास सवाल आया कि एक महीने में एपीएस सर्टिफिकेट कैसे आ गया। वो कारण क्या था कि एपीएस जब भी शुरू हुआ था, जैसे अक्टूबर से उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई थी। इनिशियल स्टेजेस में एपीएस के सर्टिफिकेशन काफ़ी जल्दी आ रहे थे, तो इनका 1 मंथ के अंदर अंदर में आ गया था। आज के टाइम पे अगर आप लोग प्रोसेस करना चाहते हो जर्मनी के लिए, मान लो विंटर इनटेक के लिए, एपीएस अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 महीना ले ही रहा है। तो अगर किसी को भी अगर मान लो विंटर सेशन हो गया या अगला समर के लिए भी अप्लाई करना है, एपीएस करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आज के टाइम पे।
तो हारी सब जैसे मान लो एपीएस वगैरह हमने सब करा लिया, उसके बाद में वीज़ा में भी आपको असिस्टेंस मिली होगी, ब्लॉक अकाउंट से लेके सब डॉक्यूमेंटेशन, या इंटरव्यू में जो यहाँ पे दिल्ली एम्बेसी में खास करके क्वेश्चंस वगैरह आते हैं पूछने के लिए, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताओ कि उसमें कैसा रहा चीज़ें। जैसे ही मेरा कॉलेज से एडमिट आ गया था तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस था कि मुझे वीज़ा के लिए एप्लीकेशन भरना है। तो आरकेआर ने ही सारे मेरे वीज़ा के एप्लीकेशन भरे। और उसके बाद जो भी पहले तो वीएफएस से डेट ली, डेट लेने के बाद जब डेट मिल गई तो उसके बाद इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं आपको वीज़ा इशू करने के लिए जो क्वेश्चन पूछे। तो इन्होंने वो हेल्प किया और आंसर भी बताया कि कैसे कैसे लिखना है और क्या करना है उसमें। उसके बाद जैसे ही मैंने वो अपना फॉर्म जमा किया और उसके 1 महीने के बाद मुझे कॉल आ गया कि मुझे स्टैंपिंग के लिए अपना पासपोर्ट सबमिट कर देना। चलिए, तो मतलब विद इन अ मंथ्स टाइम जैसे ही इन्होंने अपना जो वीएफएस का अपॉइंटमेंट था हमारा इनका मास्टर्स वाली कैटेगरी में, 1 मंथ के अंदर अंदर में इनका वीज़ा अप्रूवल आ चुका था। तो एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये हुई थी कि इनका एडमिशन जो हमने वीज़ा प्रोसेस किया था वो किया था जो इनको ओवीजीओ मैग्नेबर्ग में मेडिकल सिस्टम इंजीनियरिंग में मिला मेडिकल ना। सिस्टम जी। इंजीनियरिंग। और उसके बाद में इनके पास में एफएयू रालगन से भी एडमिशन लेटर आया हुआ था, वो किस कोर्स के लिए हारिस? ई मोबिलिटी एसीएस के लिए था। ठीक है, तो इनका इंटरेस्ट था ई मोबिलिटी में, तो इसलिए अब एक इस यहाँ पे एक सवाल और क्लियर कर लेते हैं कि मान लो आपने वीज़ा कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसमें आपके पास पहले एडमिशन आ जाता है, अगर आप उसके बिहाफ पे भी प्रोसेस करवाते हो, उसके बाद भी अगर आप जर्मनी में जाके अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करा सकते हो, वो एब्सोल्युटली पॉसिबल है। मतलब उसमें कोई डाउट नहीं रहना है किसी के भी दिमाग में, क्योंकि वो होता क्या है कि आपको वहाँ पे जाके जिस यूनिवर्सिटी में आप अल्टीमेटली जाना चाहते हो, आपको वहाँ पे जाके एनरोलमेंट कराना होता है। तो सेम केस फिर यहाँ पे भी हमने किया कि वीज़ा वगैरह का प्रोसेस जो था वो चलता रहा, पैरेलली हमने एफएयू में भी एनरोलमेंट पूरा कंप्लीट करा के वहाँ से मैट्रिकुलेशन नंबर जो जनरेट करना होता है वो हमने करा लिया है। तो ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस वगैरह में गल सब कुछ स्मूथ ही रहा होगा हाँ, हारिस? काफ़ी कोई अच्छा था यहाँ का चलो, एक्सपीरियंस। कुछ कुछ कहना चाहते हो कि भाई क्या आर के बारे में, या जैसा भी सर्विसेज वगैरह के बारे में, या रिकमेंड करना चाहते हो किसी को भी? अगर आपको भी अगर मास्टर्स में अगर एडमिट चाहिए या बैचलर्स में चाहिए, किसी भी तरीके का फ़ॉरेन हेल्प चाहिए जर्मनी जाने के लिए, तो आप आर केयर से कनेक्ट कीजिए और आपके इश्यूज़ ये सॉल्व करेंगे। चलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच हारिस। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।